नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। दर्शकों, 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, उस दिन से, उस समय से लेकर, उस घंटे से लेकर आज तक, अभी तक, जी हां तक, जब मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 2014 से लेकर 24 तक, शायद ही कोई ऐसा घंटा होगा, शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जहां विपक्ष ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार पर छीटाकशी न की हो, जब विपक्ष ने मोदी और शाह के ऊपर संविधान के खिलाफ होने का आरोप न लगाया हो, जब विपक्ष ने मोदी और शाह के ऊपर, और मैं साफ साफ बोल रहा हूं, मुसलमानों के खिलाफ होने का आरोप न लगाया हो, शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब मोदी और शाह पर गरीबों के खिलाफ होने का आरोप न लगाया गया हो, और शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब महिलाओं के खिलाफ नीतियां बनाने का आरोप विपक्ष ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे ना लगाया हो, उनकी सरकार पर ना लगाया हो, और यह भी ना कहा हो कि यह बीजेपी की सरकार, यह मोदी की सरकार दंगा कराने वाली पार्टी है। यहां तक बोला गया कि आपसी सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। यह आरोप लगे हर एक दिन, 14 से लेकर 24 तक। लेकिन 2014 से 24 तक हो क्या रहा है असलियत में, यह आप सभी को पता है और आप सभी को दिख रहा है। कौन संविधान बचाने की बात करता है और कौन नहीं। संविधान बचाने की बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी यात्राएं कोई भी निकाल सकता है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे बड़े बड़े कोर्टों के हर महत्वपूर्ण संविधान से जुड़े निर्णय को की आलोचना या खिलाफ कौन जाता है, पूछता है भारत। कौन? किसने कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं? याद दिलाने की जरूरत है मुझे। नारा दिया था प्रियंका वाड्रा ने, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कहां है आज? कहां है? महिलाओं के अधिकार के लिए उनके मुंह से चू तक नहीं, एक आवाज तक नहीं निकली। कौन कहता था या कहता है कि वो मुसलमानों के साथ खड़े? मैं साफ कह रहा हूं, कौन कहता है कि उनके जीवन को बेहतर करने के लिए वो हर चीज कर रहे हैं? कौन कहता है 14 से लेके आज तक कि ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हैं? और आज जब मुस्लिम महिलाओं को भत्ता मिलने का, जब उनको तलाक दे दिया जाए, कोई भी उनको तलाक दे दे, और उसके बाद जब कोर्ट से ऑर्डर आया कि उन्हें भत्ता मिलना चाहिए, कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, तो उसका कुछ संस्थानों विरोध किया, तो उनके मुंह में, उन नेताओं के मुंह में जो राजनीति ही मुसलमानों को लेके कर रहे हैं, क्या मुंह में दही जम गया था? क्या उन नेताओं ने, जिन्होंने यह नारा दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या बोलना नहीं चाहिए था? क्यों? हिंदू की लड़की और मुसलमान की लड़की में फर्क है? नहीं होना चाहिए ना, तो बोलते हुए भी नहीं अच्छा। लेकिन महिलाओं को कोई भी अगर तलाक के बाद कॉम्पेंसेशन मिलता है तो गलत है क्या? नहीं है। मैं बात कर रहा हूं संविधान की। मैं देख रहा हूं पिछले इलेक्शंस में दर्शक, ये 24 के इलेक्शन में संविधान बहुत हुआ कि सत्ता में बैठे लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान खत्म कर देंगे, संविधान के खिलाफ। मैं कह रहा हूं कोर्ट ने निर्णय लिया है। अभी टिप्पणी आई है, मैं डिबेट के लिए आ रहा था, राहुल देव जी, अभी मुझे बताया गया कि किसी व्यक्ति ने बोला है हम जाएंगे और अगर यहां नहीं होगा तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। यह है आपका संविधान पे भरोसा? और ये नेता जो सब मुस्लिमों के खैरख्वाह बनते हैं, वो कहां है आज? चुप है। वो जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते, कहां है आज? चुप है। ये सब दिख रहा है दर्शकों को, जनता को, कि कौन
सिर्फ इलेक्शन आने पे मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता है या महिलाओं को इस्तेमाल करता है, चाहे वो इधर वाले हो या उधर वाले हो, कोई भी हो। लेकिन इस समय कोर्ट कहता है और तब भी आप नहीं करते, और आपने रट लगाई हुई है संविधान संविधान, उस संविधान की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रहा है, तो कह रहा है ये नेता कहां है? अखिलेश यादव कहां है? राहुल गांधी कहां है? प्रियंका गांधी कहां है? ममता दीदी कहां है? 2-4 दिन से तो कौन कहां है सबको पता है, सब कुछ टीवी पे ही आ रहा है। राहुल देव जी दिख ही रहा है, सोशल मीडिया में सब बॉम्बे में कहां है? सब एक साथ है, जो गाली देते हैं जो नहीं देते हैं सब एक साथ है, तो सबको पता है कौन कहां है। लेकिन मुद्दे पे कोई नहीं बोलेगा, क्यों? इसीलिए पूछता है भारत दर्शक, व्हाट्स योर स्टैंड? मुंह खोलिए, बोलिए ना संविधान पर, मुसलमानों पर, महिलाओं पर, व्हाट्स योर स्टैंड? यह सबसे जुड़ा मुद्दा है, बोलिए। और अगर यह काफी नहीं था तो ये जो जय फिलिस्तीन का नारा संसद में दिया था, ये देने वाले नेताओं को भी सोचना चाहिए कि संसद में तो आप दे के निकल जाते हैं, आपके पास प्रेरोगेटिव होता है, स्पेशल शक्ति होती है कि आपके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता, कुछ नहीं हो सकता। स्पीकर ने एक्सपेंस कर दिया, यानी हटा दिया। लेकिन लोगों के जहन से कैसे हटाएंगे आप? ये जय फिलिस्तीन का नारा, ये जय पैलेस्टाइन का नारा कहां कहां तक पहुंचा और कितनी प्रकार से पहुंचा? क्या क्या बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो यह कहना है, कोई कह रहा है जय फिलिस्तीन महाराष्ट्र में, कहीं किसी गांव में, कहीं बिहार में, कहीं उत्तर प्रदेश में। ये इन संविधान बचाओ ब्रिगेड को नहीं दिखता है क्या? इनके कानों तक नहीं पहुंचता है क्या? या पहुंचता है लेकिन फिर भी जानबूझकर चुप रहा जाता है। और ये समाज में ये हेट्रेड ये फैलने दे रहे हैं क्या? क्योंकि फैलाई कौन फैला रहा है तो देख रहे हैं, लेकिन क्या ये नेता जो चुप रह के भी ये फैलने दे रहे हैं क्या? संविधान की बात करें, पूरा 24 का इलेक्शन, रिजर्वेशन संविधान, रिजर्वेशन संविधान, रिजर्वेशन संविधान। कोर्ट बोलता है, वो कहता है हम नहीं मानेंगे, हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, ये कह रहे हैं। और ये सारे नेता चुप है, अखिलेश यादव चुप है, राहुल गांधी चुप है, ममता बनर्जी चुप है, प्रियंका गांधी चुप है। मैंने इसलिए कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाले महिलाओं के लिए नहीं खड़ी होंगी। क्यों नहीं खड़ी होंगी? क्योंकि वो मुस्लिम महिलाएं हैं, इसलिए सपोजिटली दैट इज टू बी योर वोट बैंक, पॉलिटिकली स्पीकिंग एज वेल। आपने अखिलेश यादव से वो वोट बैंक लिया है, आप अपने वोट बैंक तक के लिए तो खड़ी नहीं हो रही हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि मुस्लिम बॉडीज के खिलाफ ना हो जाए, ये जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है उनके खिलाफ ना हो जाए। एंड दैट्स द ट्रू फेस ऑफ एवरीवन। ये दर्शकों आपको देखना है किसका असली चेहरा क्या है। ये स्पेशल रिपोर्ट 30 सेकेंड, सुधांशु त्रिवेदी, राहुल देव, एवरीवन इज जॉइनिंग इन नेक्स्ट 2 से 1.5 मिनट के अंदर। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। पीएम मोदी कहते रहे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वो बोलते रहे 140 करोड़ परिवारजन, लेकिन विपक्ष का नैरेटिव अलग है और अलग है सियासत करने का तरीका। पिछले 10 सालों में ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जब विपक्ष ने पीएम मोदी को बदनाम करने का मौका छोड़ा होगा, लेकिन हर बार मोदी उभर कर सामने आए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, एक नया विकास मॉडल देश को दिया है। लोकसभा में विपक्ष की थोड़ी मजबूत स्थिति क्या हो, उनको अपना सियासी अंदाज भाने लगा है और अब वो जमकर तुष्टीकरण की सियासत करने में जुट गया है। अब सोचिए, संविधान संविधान करने वाले शरीयत पर चुप्पी साधे हुए हैं, महिला के गुजारा भत्ते पर मौन है। ऐसे में बीजेपी हमलावर है। जो काम कांग्रेस डायरेक्टली नहीं कर सकती वो कांग्रेस पार्टी हो सकता है एआईएमपीएलबी के जरिए कराती है, क्योंकि जब यह फैसला आया तब कांग्रेस ने इसका खुलकर स्वागत नहीं किया। करेंगे भी कैसे? इस पूरे निर्णय को लेने का काम तो राजीव गांधी ने ही किया था। कांग्रेस जो भी कदम महिलाओं के हित में उठाए जाते हैं उसका विरोध करती है, इंडिया अलायंस भी करती है। शादी जो होती है इस्लाम में वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो लायबिलिटी खत्म हो गई।
वहीं ओवैसी की संसद में लगाई गई जय फिलिस्तीन की आग अब सड़कों पर नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये कि ओवैसी का बयान संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया, लेकिन उनके समर्थकों के मन से कैसे हटेगा। सवाल यह भी कि विपक्ष संविधान के नाम पर पब्लिक से कब तक छलावा करता रहेगा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि देश संविधान से या फिर शरीयत से चलेगा। पूछता है भारत। संविधान की दुहाई दे दे के 24 का पूरा इलेक्शन निकाल दिया और कोर्ट के खिलाफ जाने की बात करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, द रियल फेस ऑफ द ऑपोजिशन इज आउट। विपक्ष का असली चेहरा इज आउट फॉर एवरीवन। महिलाओं की बात, मुसलमानों की बात, संविधान की बात, ये हर चीज में इट्स आउट। जनता देखे। सुधांशु जी, शुरू कर रहा हूं आपसे। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जो संविधान रक्षा के का जो लबादा ओढ़े हुए जो उसके फर्जी झंडा बरदार हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्ट कर दिया है, तो बस इतना पूछना चाहता हूं कि जब आपने शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दिया था, वो संविधान की रक्षा थी या संविधान की हत्या थी? बस इतना स्पष्ट बता दें। जो 1985 में हुआ था कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया, आज सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हर महिला को गुजारा भत्ता का हक है, वो किसी भी धर्म मजहब को मानने वाली हो, तो नंबर 1 ये बता दें कि वो महिलाओं के हक के ऊपर आघात था या उनकी रक्षा थी। दूसरा ये बता दें कि यदि शरीयत संविधान से ऊपर हो गई थी, शरीयत सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो गई थी, वो भी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा, तो संविधान की हत्या थी या संविधान की रक्षा थी? और अभी आपके टीवी में दिखाया जा रहा है कि भोजशाला सर्वे के ऊपर अब्दुल समद ये कह रहे हैं कि एएसआई को कुछ नहीं मिला। मजे की बात ये, फैक्ट तो इनको दिखाई नहीं पड़ते। फिर कह रहे अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाऊंगा। मेरे सपा और आरजेडी के प्रवक्ता बताएं, भारत के अंदरूनी मामले को लेकर कोई यह धमकी दे कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाऊंगा, तो यह संविधान की रक्षा है या संविधान की हत्या है? हमारी सरकार रहते हुए यह बता दीजिए, सीएए केंद्र के द्वारा पारित कानून के विरुद्ध राज्यों की विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करें, यह संविधान की रक्षा है या संविधान की हत्या है? नागरिकता का कानून, जिसपे कि संविधान के अनुसार राज्य का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, वो केवल केंद्र का अधिकार क्षेत्र है, उसको लेकर राज्य की विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करें, यह संविधान की रक्षा है या हत्या है? तो बस ये बता दें, जो कुछ हुआ था वो महिलाओं के हक की रक्षा थी या हत्या? जो कुछ हुआ था वो संविधान की रक्षा थी या हत्या? कृपया। और आज आपका क्या विचार है? चलिए ठीक है, 40 साल पहले का छोड़ दीजिए। क्यों अनुराग भदौरिया जी अभी हिलते डुलते बोलने लगेंगे ये 85 में चले जाते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट गया है 85 में। तो आज बताओ मेरे भाई, 2024 में आप सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के पक्ष में है कि नहीं कि शरिया कुछ भी कहे मगर लागू होना चाहिए संविधान? बताइए, हां या ना? हाँ या ना? अनुराग जी, सीधा पूछ रहा हूं आपसे। अब बताऊं? कंचना जी आ रहा हूं उसके बाद। जी बोलिए। देखिए अब कितना, देखिए सुधांशु जी हाँ ना में तो अभी आते हैं, थोड़ी मानवता की बात कर लें। सुधांशु जी, जिसको आप सीना चौड़ा करके बोलते हो ना, छाती पीट पीट के बोलते हो कि लखनऊ पूर्वी से मैं 70,000 वोट से जीता हूं, पंतनगर के लोग, पंतनगर के बच्चे घरों के बाहर बैठे हैं और कह रहे हैं कि मेरा घर बचाइए। कहां है संसद जी? मैं पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो प्रतिनिधि हैं उनके, कहां है संसद जी? उनका घर उजड़ रहा है, वो कह रहे हैं हमने वोट दिया है आपको, सरकार बनाई है, हमने सांसद बनाया है, वोट मेरा वैध था, अब मैं अवैध हो गया। 500 हजार घरों पे बुलडोजर चलने की तैयारी है और आप पूछ रहे बताइए सुप्रीम कोर्ट में तब सही था कि अब सही था? अरे आपने घरों के जरा झांक के देख लीजिए, जीत के गए हो यहां से, अगर आपको किसी तरह से जीते भी हो तो कम से कम उनके यहां एक बार झांकने गए आप? कौन झांकने गया? जरा बताइए आप बताइए, कौन झांकने गया वहां पे? पंतनगर कौन गया? यहाँ खुर्रम नगर कौन गया? अबरार नगर कौन गया? पूरे के पूरे कॉलोनी की कॉलोनी वहां पर उजड़ने को बैठी है, उसके बारे में चिंता नहीं है आपको? लोग सो नहीं रहे, रात भर घरों में बाहर बैठे रो रहे हैं। मैं गया था, रो रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारी जिंदगी का क्या होगा, हम 70 साल के हो गए, हम नौकरी से रिटायर हो गए, हमने ये मकान बनाया था, मेरे पास रजिस्ट्री है, मेरे पास दाखिल खारिज है, मेरे पास सारा कुछ है, अब बताइए हम कहां जाएं?
अगर आपको किसी का घर गिराना है और नहीं गिराना है तो आप बताइए, जाइए वहां पे बोलिए कि ये जो यहाँ पे चिन्ह लगाया गया है ये चिन्ह सब बेकार है, हम आपके साथ खड़े हैं। नहीं आते हैं क्या? तो वो क्या गलत कह रहे हैं? आप वोट लौटा दीजिए उनका। वो कह रहे जब हम हमारा वोट हम ये जब आपने हमारा घर टॉपिक नहीं बताया था क्या इनको डिबेट आप का? हमको अरे इनको कुछ भी बता दीजिए, ये एक दिन पहले जो वीडियो बनाते हैं उस पे आप आते हैं। बताइए। गजब है भाई। नहीं नहीं, ये मुद्दा है रिलैक्स। जिस मुद्दे पे बात अनुराग नहीं जी। करना चाहते। नहीं, और पूरा आपको- हिस्सा आपको उत्तर मेरी प्रदेश डिबेट का को हिंदुस्तान करना है। देखेगा कि आपको देखिए सुनिए कैसे मेरी जनता बात। के मुद्दों पे जो लोग हजारों लाइए। परिवार रोड पे बैठा है, कैसे छोड़ के भागेंगे डिबेट? देखिए आप, हजारों परिवार रोड पे बैठा है। ओके ओके, सुधांशु जी को जवाब दे रहे हैं। ओके ठीक है, कोई नहीं भाग रहा है अनुराग जी, लेकिन बात समझिए हो क्या रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में क्यों नहीं बोल रहे हैं? मानवता की बात क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? महिलाओं के लिए आज नहीं खड़े होंगे, आज नहीं खड़े होंगे। प्रियंका गांधी कहती थी लड़की लड़ सकती हूँ, तो फिर क्यों आप महिलाओं को? अरे भाई, महिलाओं को भत्ता मिलना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है आपको? अरे हैं? आप उनके लिए बोल नहीं रहे आज? बच्चों की बात कर रहा हूं, वीडियो यही प्रॉब्लम है ना, आपको हमेशा पॉइंट चेंज करना है। सुधांशु त्रिवेदी आप कुछ कह रहे हैं? ऑडिट, थैंक यू वेरी मच। सुधांशु त्रिवेदी आप कुछ कह रहे हैं? मैं आ रहा हूं, कंचना जी आपके पास। सुधांशु जी आप कुछ कह रहे हैं? राहुल जी आ रहा हूं। देखिए, कट्टरपंथी मुसलमानों को बचाने के लिए किस सीमा तक कोई आदमी जा सकता है वो दिखाई पड़ा। एक शब्द मुंह से नहीं निकला और उन लोगों की पीड़ा तक पहुंच गए। सरकार उस विषय के ऊपर संवेदना से विचार कर रही है, मगर जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दो ना। सवाल से बचने के लिए आप उस घटना के ऊपर गए, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी ने कोई कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है विधानसभा में? या अखिलेश यादव लोक नेता सदन में नेता हो गए, लोकसभा में क्या दिया नोटिस? बोलो। किसी टीवी पर आकर शरीयत को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर आने के विषय के बचाव के लिए इसको यूज करना है। सोचिए, या तो इस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि डिबेट किस विषय के ऊपर हो रही है, या फिर सोचिए निर्लज्जता की पराकाष्ठा है कि उस पर एक शब्द ना बोलना पड़े, तो उस विषय को लेकर आओ। मैं मानता हूं वो एक संवेदनशील मुद्दा है और निश्चित रूप से सरकार संवेदनशीलता के साथ काम करेगी, परंतु एक स्थानीय विषय को लेकर आओ। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर संविधान से ऊपर है तो संविधान से ऊपर यह विषय उठाया है कि नहीं अखिलेश यादव ने? बोलो। डिबेट किस पे हो सकता है आपके लिए? अरे मैं तो कह रहा हूं भाई, दिखाई पड़ रहे हैं ना, तो फिर कहो कि हम संविधान का विषय नहीं उठाएंगे या उठाएंगे? बोलो अनुराग भदौरिया, कहो कि हम संविधान का विषय आई विल नॉट अलाउ हिम टू डिरेल माय डिबेट। सुनिए अनुराग जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको अपनी डिबेट डिरेल नहीं करने दे रहा हूं, आप मेरी बात समझिए। आप बोलिए ना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है? आदिल हसन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। AIMIM के मेरे को पूछना है, ये जय फिलिस्तीन कहां तक पहुंच रहा है? आपको देख रहे हैं आप? उसका कोई औचित्य ना उस दिन था ना तब था। अनुराग जी को भी रखिए आप। लेकिन मैं स्टूडियो में है मेरे पास कंचना यादव जी, RJD की नेता। कंचना जी बताइए मेरे को, क्या मुसलमान महिलाओं को तलाक के बाद भत्ता मिले, ये क्या इसमें कोई खराबी है? नहीं, खराबी कहाँ वही है? तो लेकिन एक सेकंड मैं बताती हूँ, अनुराग जी को क्या टॉपिक बताया गया था डिबेट से? वो टॉपिक कुछ नहीं, एक सेकंड, नहीं क्या बताइए? मैं क्योंकि टॉपिक आपको कुछ नहीं, टॉपिक यही आप लोग बताया बता गया रहे हो था। ना। नहीं, आप संपर्क कर लीजिए जिन्होंने मुझे कॉल किया, तो उन्होंने टॉपिक ये नहीं बताया। तो उन्होंने टॉपिक ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में सिर फड़ौगल हो रहा है, जो बीजेपी दोबारा जो हारी है, जो उस पर बताया था। लेकिन मैं इस पर ही बोलूंगी क्योंकि आपने ये टॉपिक रखा है। कोई भी महिला हो, किसी भी धर्म से हो, वो चाहे इस्लामिक धर्म से हो, चाहे हिंदू हो, बुद्ध हो, जैन हो, जो भी हो, सबको बराबर का हक है, राइट है। भत्ता मिलना, नौकरी मिलना, गुजारा करना, फ्रीडम होना, सब कुछ का राइट है, सब कुछ का राइट है। और इसी राइट के तहत सुधांशु जी आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे आप अनुराग जी से हाँ या ना में जवाब पूछ रहे थे, इसका जवाब कि जब महिला आरक्षण बिल अभी पारित हो रहा था और हमने आपसे कहा कि ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा दीजिए, क्योंकि ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, एससी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, एसटी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, और मुस्लिम महिलाओं को और बौद्ध महिलाओं को, जैन जिनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, जो अल्पसंख्यक है हमारे देश में जितने भी हैं, उनको आरक्षण का हक है, अलग से कोटा की जरूरत है। तो आप लोग ने एकदम से मुंह पर चुप्पी साध ली, एक भी शब्द नहीं बोला उस पर। और क्या 29 तक लागू होगा, 30 तक लागू होगा, 47 तक लागू होगा, नहीं मालूम उसको, लेकिन आपने क्यों प्रोविजन नहीं दिया? अगर आप लोग महिलाओं की इतनी हितैषी हो तो बताओ, ओबीसी की महिलाओं को कोटा देने में क्या समस्या है आपको, और आप देंगे या नहीं? हाँ या ना में जवाब आपसे कोटा में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिए आप। ओके, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं राहुल जी के पास। कंचना जी, आप लगता है अपनी पार्टी की जानकारी लेकर नहीं आती हैं क्या? मुस्लिम महिला आरक्षण विधेयक का क्यों समर्थन किया आपकी पार्टी ने? इंडी गठबंधन ने क्यों समर्थन किया? क्यों कांग्रेस समर्थन किया? बोलिए हाँ या ना।
मना कर देना चाहिए था, हम नहीं साथ में रहेंगे। यह है दोहरा चरित्र, संसद में समर्थन एक-एक करके, आप पहले बोलिएगा फिर और यहां डिबेट में आके वितंडावाद करना, यही होती हकीकत। और मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में क्या पंचायतों में आरक्षण लागू था? बोलिए, एससी एसटी को आरक्षण लागू था? नहीं लागू होने दिया। जब नीतीश कुमार जी की सरकार आई है, एनडीए गठबंधन की, तब लागू हुआ है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने यह कहा है तो बोल दीजिए ना एक बार कि शाहबानो केस के ऊपर जो कांग्रेस ने किया था वो संविधान की हत्या थी। कहने से काम नहीं चलेगा। कंचना जी, और आपने कहा बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, तो बता के जाइएगा कि आज तक कोई गैर मुस्लिम क्या बना है माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन? चुनौती से पूछता हूं, बता के जाइएगा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का कभी मंत्री गैर मुस्लिम बना है? हमने बनाया है। आज किरण रिजिजू जी मंत्री है, वो बौद्ध हैं। चुनौती से पूछता हूं, एक बौद्ध मंत्री बता के जाइएगा। और हमारे टाइम में माइनॉरिटी के सेल के चेयरमैन डॉक्टर जेके जैन रह चुके हैं। चुनौती से पूछता हूं, जैन बता के जाइएगा। और उत्तर प्रदेश में जानकारी रख लीजिएगा, हमारी सरकार के समय माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन आशीष मेसी रह चुके हैं, जो क्रिश्चियन थे। चुनौती से पूछता हूं, कोई क्रिश्चियन हो तो बताइएगा। ना, किसी माइनॉरिटी से तो कोई मतलब ही नहीं है। माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है, देखिए जैसे वो नतमस्तक थे, उनके मुंह में दही जम गया, कुछ भी बोलने लगे, बचाव करने लगे, अरे शरिया कैसे बोल सकता हूं मैं। और देखिए कंचना जी अपनी पार्टी का जो स्टैंड पार्लियामेंट में उसी खिलाफ बोल गई। मतलब अपनी बात को साबित करने के लिए अपने खुद के स्टैंड की फजीयत को इन दो प्रवक्ताओं से पूछ ले। और अगर कंचना जी ये कह रही कि टॉपिक उत्तर प्रदेश, राहुल जी कमिंग बैक टू यू, देना चाहिए था। हम बिहार की क्षेत्रीय दल है, हमें उत्तर प्रदेश की वाली में क्यों बुला रहे हो? अगर हमारा कोई बिहार से, वो आप उस पर छोड़िए, आप डिबेट मैं कह रहा हूं, महिलाएं जैसे आपने कहा कंचना जी, कोई महिला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, ठीक है, उसको अगर भत्ता मिलता है, कांग्रेस इसलिए चुप है, आरजेडी क्यों चुप है? कांग्रेस ने तो प्रियंका जी ने कहा था ना, लड़कियों लड़ सकती, व्हाई देयर शुड बी एनी डिफरेंस? आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो आज चुप हैं। क्यों चुप है? बिकॉज आप मुस्लिम बॉडीज के खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं, वो नहीं बोलना चाहते हैं, बट आरजेडी शुड, राइट? चुप कौन है? लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं सुधांशु जी ने। तो पूछ लीजिए ओबीसी महिलाओं को कोटा होना चाहिए नहीं? उन्होंने काउंटर आपसे किया, उन्होंने काउंटर आपसे मैंने दे दिया, आपकी पार्टी समर्थन कर चुकी है। ये जवाब राहुल जी, जब राहुल गांधी समर्थन कर चुके हैं तो आपके किसी दानिश भाई आ रहा हूं, सॉरी आदिल जी आ रहा हूं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मैंने आपसे पूछा था। और वो तो छोड़ दीजिए, अगर आप ही इतने हितैषी हैं तो बीजेपी छोड़िए, पूरे एनडीए को मैं बता दीजिए कि कितने मुस्लिम थे इस बार लोकसभा में, कितने जीत के आए। मुस्लिम तो छोड़ दीजिए सर, बाद में आपने उनको जब नहीं कोई जीत कराया तब उनको वापस लाकर राज्यसभा से और अन्य जगहों से आपने मंत्री वगैरह बनाया, ठीक है, लेकिन आप बताइए तो कितने मुसलमानों को आपने टिकट दिया, कितने मुसलमानों को आपने मंत्री बनाया, कितने आप मुसलमान हितैषी है? यहाँ पर बैठकर गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। ओबीसी महिलाओं के रिजर्वेशन पे आपका क्या स्टैंड है ये बोलना पड़ेगा। मैं आप फिर से बोल रही हूँ, कोई भी धर्म हो, महिलाओं के लिए भत्ता जो आप कह रहे हैं वो होना चाहिए महिलाओं को। कोर्ट कह रहा है मैम, कोर्ट कह रहा है, मैं और आप क्या, कोर्ट इज सेइंग, यू आर सेइंग होना चाहिए, राइट? ओके, पॉइंट टेकन, ठीक है, ओके। अनुराग भदौरिया जी नहीं बोलेंगे इस पे, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी कोई रिस्पांस? और इसका राहुल देव जी आ रहा हूं, राहुल जी आ रहा हूं, आदिल भाई आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं, लेकिन टॉपिक पे रहिएगा। हाँ, सुधांशु त्रिवेदी। मुझे लगता है कंचना जी को संयम से बोलना चाहिए। गाल बजाना जैसा शब्द, जब इनका गठबंधन उसका समर्थन कर चुका, तो जो आप कर रही हैं वो गाल बजाना है। विनम्रता से कह रहा हूं, आप संसद में उसी प्रारूप के विधेयक का समर्थन आपके सारे दलों ने किया, सपा ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, और अब आज आप आके अनुराग जी वेट, आ रहा हूं, गाल बजाना, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल एपरेटस पे आप समर्थन कर चुके हैं। अब मैं दूसरा पूछना चाहता हूं, चलिए महिलाओं के हक बराबर होने चाहिए, तो बोल के जाइए 4 बीबी का कानून खत्म होना चाहिए कि नहीं? बोलिए, महिलाओं की अस्मिता की बात है, 4 बीबी का कानून खत्म होना चाहिए कि नहीं? बोलिए, बता के जाइए मैम। मैंने देखिए फिर नहीं बोलेंगे, फिर भागेंगे दो। नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया क्या? आप तो बोल नहीं पा रहे हो। आप बताओ ना, बिहार से आपने कितने? अरे मैंने जवाब दे दिया, आपकी पार्टी फ्लोर पे जवाब दे चुकी है, तो आपका सवाल ही अप्रासंगिक है। टिकट दिया था। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी सही है, आप उधार लिया है कुछ समय, लालू यादव जी सही है, गाल बजाना शब्द हमने आपसे उधार लिया है कुछ समय के लिए, और आप ही से सीख रहे हैं सर। आपके लिए आपके भाषा में जवाब देना सीख रहे हैं। आप ओबीसी पर एक शब्द नहीं बोल रहे हो। मैं कह रही हूँ जो भी है, लेकिन महिला की जहां बात आती है, एज ए विमेन मैं हमेशा इक्वलिटी का सपोर्ट करती हूँ। किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे हिंदू से हो, चाहे मुसलमान से हो, चाहे सिख से हो, ईसाई से हो, किसी भी धर्म से हो, उसको रोजगार, राहुल जी आ रहा हूं, नौकरी का, उसको सॉरी फॉर द डिले, अनुराग जी आ रहा हूं, इक्वली
डेफिनेटली उसको जरूरत है, नीड है और उसका अधिकार है, वो मिलना चाहिए। क्विक रिस्पॉन्स सुधांशु त्रिवेदी, क्विक रिस्पॉन्स। राहुल जी आ रहा हूं, आदिल हसन जी आ रहा हूं। पहली बात, मेरी बात का कोई जवाब नहीं आया आदिल जी कि गैर मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए क्या किया है सिख, जैन, बौद्ध, उस सब पे दही जम गया। मुसलमान पे जवाब देता हूं। 542 सीटें थी, इंडी गठबंधन ने दिया था 110 टिकट। कंचना जी बता के जाइएगा, उत्तर प्रदेश में दिए 16 टिकट मुसलमानों के, बताइए 16 सीटें गिना के जाइए। और दूसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र, एक टिकट नहीं दिया मुसलमान को, 0-48 में। बताइए 110 टिकट गिना के जाइएगा, तब बोलिए। ये होता है महोदया, ये होता है गाल बजाना, करना कुछ नहीं। और ओबीसी के बारे में बता देना चाहता हूं, केवल हमारे उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जितने सीएम और डिप्टी सीएम हुए और पीएम को मिला लीजिए तो 11 लोग, उसमें सिर्फ 2 लोग एक जाति के हैं, 2 चीफ मिनिस्टर, बाबूलाल गौड़ और मोहन यादव हैं, और कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी लोध हैं। 11 में 9 अलग अलग ओबीसी जातियों के हैं। आप एक बता के जाइए। हमने तो 2 यादव चीफ मिनिस्टर बनाए, आपका परिवार के बाहर का एक यादव चीफ मिनिस्टर बताइए, यह बता के जाएं। ओबीसी के नाम पे आप 2 ओबीसी जातियां नहीं गिना सकते जिनको कभी सीएम, डिप्टी सीएम या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो। जातिवाद का चूरन है, परिवार को सब कुछ अर्पण है। देखिए इनकी पार्टी में गए तो है ना 5 लोग, यादवों के नाम पे कौन गए हैं? भैया जी, भाभी जी और भाभी जी के 3 देवर जी, ये 5 लोग मिलके गए हैं और कह रहे हैं कि हम ओबीसी की बात करते हैं। कंचना जी विनम्रता से बता दीजिए कि जब पार्टी को देने की बात आई लालू यादव जी को, तो घूम के क्या नजर आया? पहले मेरा साला, तब वो चलाते थे, फिर मेरी पत्नी, फिर मेरा बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर बेटी, फिर दूसरी बेटी। ओके, योग्य व्यक्ति नजर ही नहीं आया जब। ओके, बैक ऑन टॉपिक, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती और अब रोहिणी आचार्य। तो सबको पता है जातिवाद का मुखौटा है और परिवारवाद हकीकत है। अनुराग भदौरिया, अब आप परिवारवाद पे अब आप मत जाइए, अब वहां पे फिर वो हो जाएगा। अब आप रिलैक्स कीजिए, आपके साथ भी वही चल रहा है, रिलैक्स कीजिए, टॉपिक पे रहते हैं। मैं आप बोल चुके, मैंने आपको मौका दिया था। अनुराग जी, आपने कल जिस पे वीडियो बनाया है, आपको उस पे बोलना है, तो सर दैट्स नॉट माय डिबेट। थैंक यू वेरी मच, मैं करूंगा उस विषय पे। मेरे दूसरे एंकर को बोल रहा हूं, वो करेंगे। आप रिलैक्स कीजिए। राहुल देव जी, आदिल जी आ रहा हूं, प्लीज रिलैक्स। राहुल देव जी, आपने बीजेपी को सुना, आपने आरजेडी का व्यू पॉइंट सुना। मैं कह रहा हूं, अगर मुसलमान महिलाओं को भत्ता देने की बात है और अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रहा है, तो क्या राजनेता खड़े होकर नहीं बोल सकते कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, महिलाओं को मिलना चाहिए? खराबी क्या है? अक्रॉस द बोर्ड का है कोर्ट ने सर। राहुल जी, देखिए, बोलना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि वो बोलेंगे, क्योंकि ये सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये महिलाओं के अधिकारों का सवाल है, महिलाओं के जीवन का सवाल है। और यहाँ ये फैसला बीजेपी ने तो नहीं किया है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोर्ट ने किया। तो पहली बात ये कि इसको चुनौती देने की बात करना ठीक है, आप ये अधिक से अधिक कर सकते हैं कि भाई आप उसको बड़ी बेंच में ले जाएं, एक अपील दायर करें, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर सकता है। लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय, मैं नहीं जानता किसने बात कहा है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाएगी, मूर्खतापूर्ण बात है। अब्दुल समद, भारत का मसला है, ये पूरा वैश्विक नहीं है। और बहुत सारे मुस्लिम देशों में महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को ज़्यादा अधिकार मिलते हैं। वहाँ ट्रिपल तलाक भी नहीं है, बहुत जगह है। सवाल ये है कि हमको पता है कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति देश में हो रही है, उसमें एक तरफ केवल हिंदू हितों की बात करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ केवल अल्पसंख्यकों के और उनके नाम पर ज़्यादातर मुसलमानों की बात करने वाली ये दोनों जो सांप्रदायिक और ध्रुवीकरण की राजनीतियां हैं, ये एक दूसरे टकराती हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। इसको नाम कोई मुस्लिम तुष्टीकरण देता है तो इसको हिंदू तुष्टीकरण भी दिया जा सकता है, वो भी कुछ लोगों ने कहा है। लेकिन ये ज़्यादा बड़ा मसला है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस पर सब वो करेंगे और सब इस पर बयान देंगे और मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े होंगे। AIMIM, आदिल हसन साहब। अनुराग जी आ रहा हूं, उसके बाद अनुराग जी आ रहा हूं जी। आपकी प्रॉब्लम है, आप पहले दूसरे पे जाएंगे फिर आप बोलेंगे नहीं तो क्या मैं क्या करूं? अनुराग जी ऑडियो आप कीजिए, मैं गया पहले आपके पास, फिर आपको अपनी बात करनी है, आपको टॉपिक पे नहीं बोलना, मैं क्या करूं? अनुराग जी भाग रहे हैं मुद्दों से। कौन भाग रहा है मुद्दों से?
मेरा मुद्दा ये क्या होता है, इससे बड़ा मैं टॉपिक उस पर सवाल कर रहा हूं। आपने उस पर वीडियो बनाई तो मैं करूं उस पर, मैं नहीं कर रहा उस पर, बताइए। घर उजाड़ने पे चर्चा। अरे भाई मैं कल करूंगा उस पर डिबेट, मेरा दूसरा इनका, आपको मेरी डिबेट डिबेट करनी है। थैंक यू वेरी मच आदिल हसन। सुधांशु जी प्लीज, सुधांशु जी ये डेलिबरेटली कर रहे हैं, सुधांशु जी ये डेलिबरेटली कर रहे हैं, डोंट फॉल फॉर इट। सुधांशु जी ये डेलिबरेटली कर रहे हैं। आदिल हसन जी, थैंक यू वेरी मच। आदिल हसन जी आप बताइए, आपने जय फिलिस्तीन का आपके नेता ने नारा दिया, बैरिस्टर साहब ने। अनुराग जी थैंक यू वेरी मच, हटाइए अनुराग जी, अगर वो टॉपिक पे बोल रहे हैं तो वो ही इज मोर देन वेलकम। आदिल हसन जी, आदिल हसन जी आपके नेता ने जय फिलिस्तीन का नारा दिया, उसका तब भी कोई औचित्य नहीं था, अभी भी नहीं है। उसको पार्लियामेंट से तो एक्सपंज कर दिया, लेकिन उसका रिवर्बरेटिंग इंपैक्ट, जैसे आप उसका एक रिवर्बरेटिंग इंपैक्ट अंग्रेजी में कहते हैं, जैसे पानी में पत्थर फेंके तो लहर बनती है ना सर, उसका एक असर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। कोई कह रहा है हिंदुस्तान में रहना है तो ये करना है, वहां महाराष्ट्र किसी गांव में कोई खड़ा होकर जय फिलिस्तीन बोल दे रहा है, कोई बिहार में बोल रहा है, कोई उत्तर प्रदेश में बोल रहा है, क्या मतलब है सर। बैरिस्टर साहब को एग्जैक्टली पता है, ओवैसी साहब को एग्जैक्टली पता है कि इसका क्या होगा। आप पार्लियामेंट से एक्सपंज कर सकते हैं, अपने फॉलोअर्स के दिमाग से एक्सपंज नहीं कर सकते। उसका नुकसान आप समझते हैं क्या होता है। और फिर आप संविधान की बात करते हैं, फिर बोलते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी दंगे कराना चाहती है, सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी बीजेपी एंटी मुस्लिम है। आदिल हसन साहब क्यों, किस लिए? सबसे पहले जी दादा, राजद की जो प्रवक्ता महोदया है, जो मुसलमान और मुसलमान महिलाओं की बात कर रही थी, उनको बोलने का कोई मुसलमान पे अधिकार नहीं है। 32 में सिर्फ 2 मुसलमान को इन्होंने टिकट दिया है बिहार में राजद ने, और एक मुस्लिम विधवा महिला सिवान में, उसके खिलाफ अपने स्पीकर को चुनाव तेजस्वी यादव ने लड़ाया, जिसके पति ने राजद को सींचा और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके खिलाफ इन्होंने कैंडिडेट दिया। इसलिए मुस्लिम महिलाओं को, हम मुस्लिम का प्रतिनिधित्व का राजद को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ना मंत्रालय देना चाहते हैं, ना हिस्सेदारी देना चाहते हैं। एक अशफाक करीम साहब राज्यसभा में थे, उनको भी हटा दिया गया, हरियाणा से एक मुंशी मैनेजर को लाकर राज्यसभा भेज दिया गया, मनोज झा जी को भेज दिया गया। मुसलमान पे राजद की तरफ से सुनने का नहीं है। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं आदिल भाई। सुन लीजिए बड़े भाई, बोल रहा हूं अब आप जी, बोलिए दादा। आप पे बोल रहा हूं, आप ही पर बोल रहा हूं। जहां का फिलिस्तीन की बात है, कहीं पर महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन का समर्थन दिया। जो भाजपाई हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुन ले फिलिस्तीन का मुद्दा पर। भारत सरकार ने फिलिस्तीन को एड भेजा है, भारत ने हमेशा फिलिस्तीन की इंसानियत की बात की है। और सुधांशु त्रिवेदी साहब को मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं त्रिवेदी जी, लेकिन अफसोस कि अभी तक इनको मंत्री नहीं बनाया गया। ये जिस विभाग में जाएंगे उम्मीद है सबसे ज्यादा काम होगा, लेकिन अफसोस है इनको सदमा बद्रीनाथ का, अयोध्या का लगा हुआ है। जज्बाती हो गए सुधांशु साहब। डोंट गेट पर्सनल, डोंट गेट पर्सनल, चोरी हुई है उसका भी अफसोस, डोंट गेट पर्सनल। इस तरह की बातें करके आप उनको एजिटेट करना चाहते हैं, फायदा नहीं है। आपने खुद कहा कि वो इतने सीनियर हैं, आप इस तरह की बातें करके आप इरिटेट करके यू विल नॉट अचीव। मैं आपका टॉपिक पूछा, सुनिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुनिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या दिक्कत है? अगर मुसलमान महिलाओं को भत्ता मिलेगा डिवोर्स के बाद, तलाक के बाद, तो क्या प्रॉब्लम है? और आप क्यों उनके खिलाफ नहीं बोल रहे? उसी पर सुनिए, आप क्यों मुसलमान महिलाओं के खिलाफ हैं? जवाब दीजिए ना सर, उसी पर सुनिए जी, प्लीज बोलिए सर बोलिए दादा, बोलिए। हाँ, उसी पर बोलने की इजाजत दीजिए। इधर उधर बोल रहे हैं, सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, बिल्किस बानो भी महिला थी, साक्षी भी महिला थी, और गुजरात में हमारी एक भाभी भी 10 साल से महिला है, जो दिल्ली दर्शन नहीं हो रहा है। सुधांशु साहब से इन तीनों पर बुलवा दीजिए, हम मुस्लिम महिलाओं के हितैषी हैं, उनके साथ खड़े हैं। सुधांशु साहब बता दें इन पर तीनों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बिल्किस पर साक्षी जो बहन बैठी थी जंतर मंतर पर, और एक भाभी हमारी गुजरात में है, 10 साल से उनको कोई पूछ रहा नहीं, उस पर भी सुधांशु जी कहते हैं। तब आपको हर चीज पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे मत बोलिएगा। सुधांशु जी के पॉलिटिकल करियर, अभी अनुराग भदौरिया जी को राजनाथ जी की चिंता आ जाएगी। ये आप लोगों को समझ आता है कि जनता कुछ समझती नहीं है क्या? अभी मैं अनुराग भदौरिया जी से पूछ लूंगा, उनको राजनाथ जी के पॉलिटिकल करियर की चिंता हो जाती है। सुधांशु जी मैं रियली बोल रहा हूं, कर सकता हूं, ये कभी टॉपिक की बात और जनता कैन सी थ्रू नहीं। आप मुझे बोलिए ऑल इंडिया, नहीं, आदिल हसन साहब बताइए मुझे, क्यों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान महिलाओं के लिए खड़े नहीं हो सकते? व्हाई? भाई ऑडियो तेज कीजिए, मेरे को सुनाई देना चाहिए। क्यों बैरिस्टर ओवैसी साहब मुसलमान महिलाओं के हक के लिए खड़े नहीं हो सकते? अरे यार बोलने तो बड़े, बोलिए दादा बोलने तो। भारत में सुनिए, फातिमा ओवैसी 6000 मुस्लिम बच्चियां फ्री में पढ़ती हैं।
लगभग 20,000 से बच्चियों को स्कॉलरशिप हैदराबाद भत्ता मिलना चाहिए कि नहीं तलाक के बाद? हमारे से ज्यादा मुस्लिम बच्ची, तो फिर बोलिए ना कोई नहीं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गलत है। इनकी तरह नहीं है। किनकी तरह नहीं है? वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमारे संवैधानिक अधिकार है, हम जा रहे हैं संविधान को मानते हैं। अरे महिलाओं के खिलाफ क्यों जा रहे हो भाई साहब? संवैधानिक अधिकार है। अनुराग भदौरिया जी, आपको तो बोलना चाहिए। अरे रेपिस्ट को नहीं ना छोड़ते हैं, रेपिस्ट को मैं नहीं छोड़ता हूं। और सबरमिला पे क्या जजमेंट है? सबरमिला का जजमेंट पे क्या बोलेंगे? मेरी आवाज खुल गई है। सबरमिला मंदिर का जजमेंट पे सबरीमला वो कहना चाह रहे हैं। ओके, पॉइंट टेकन। ओके आदर्श जी, अनुराग भदौरिया, राहुल देव जी को भी रखिए। अनुराग भदौरिया, अनुराग जी ऑन टॉपिक, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट के निर्णय है, बीजेपी का निर्णय नहीं है। निवेदन है, अगर आपको एजेंडा चलाना हुआ करे। अरे भाई एजेंडा मैं नहीं चला रहा हूं, मैं डिबेट चला रहा हूं। बंद करते हैं, आपको अपना एजेंडा मैं नहीं चलाने दूंगा। हम लोग मैं आपका एजेंडा नहीं चलाने दूंगा। अनुराग जी थैंक यू, आपको है। उनकी आवाज ऑन रखते हो, थैंक यू, आपको है, क्योंकि आप अगर आप टॉपिक पे बोलेंगे तो बोलिए। मैं जनता की आवाज उठा रहा हूं। थैंक यू, आपको टॉपिक पे बोलना है तो बोलिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए मेरा। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। किसी का घर उजड़ रहा होगा, बोलिए आप। टॉपिक कोई हो सकता है। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं कि नहीं है? तो आपको 4 बजे होना चाहिए था डिबेट पे। आप 4 बजे नहीं थे मेरे चैनल पे, आप 4 बजे होंगे तक वक्त पे मैं क्या करूं? आपको डिबेट टाइम वेस्ट करना। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू अनुराग जी, मेरे पास टाइम नहीं है। अब मैं आपसे माफी चाहता हूं क्योंकि आपको टाइम वेस्ट करना मेरे पास नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम अनुराग भदौरिया विद यू टुडे। सुधांशु जी, मैं आपसे क्लियर, वो कह रहे हैं, उनसे कुछ पूछो, आपने सुना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदिल हसन कहते हैं कि भैया बीजेपी से पूछो, हम तो 4000 महिलाओं को पढ़ा रहे हैं। कोई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ या उन पर सवाल करने को भी तैयार नहीं है। ये वही लोग हैं जो मतलब लड़की हूं, लड़ सकती हूं की बात करते थे और सब एक साथ हैं। अभी आप बोल रही हैं लेकिन आपके नेता चुप हैं। आरजेडी के एक नेता बोले क्या? मैम बोले क्या? वो तेजस्वी यादव जी बोले, तेज प्रताप जी बोले, लालू जी बोले, राबड़ी जी बोले, नेता तो वही है, एक फैमिली है। अनुराग जी हैं, यहां सब बात कर रहे हैं। मेरे को एग्जैक्टली पता है आपने जो वीडियो बनाई है अनुराग जी, लेकिन मेरा टॉपिक दूसरा। आप नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश यादव बोले क्या? मुसलमान महिलाओं के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं आप सुधांशु जी को, आप मुसलमान महिलाओं के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? सुधांशु जी, इट्स आउट, ये बाहर है, ये मतलब ये साफ है। राहुल देव जी, आप विपक्षी नेताओं को देख रहे हैं, वो गोल पोस्ट चेंज करना चाह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि अनुराग भदौरिया जो विषय उठा रहे हैं वो कम महत्वपूर्ण है, लेकिन वो मेरा विषय नहीं है। वो 4 बजे मैंने अपने एंकर से उठवाया था मेरे शो पे, मेरे चैनल पे, लेकिन इस समय वो जानबूझ के नहीं बोलेंगे क्योंकि राहुल देव जी, उन्हें आपको एग्जैक्टली पता, अनुराग भदौरिया को रखिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बोलना, टिप्पणी करना सिर्फ अनुराग भदौरिया के लिए पॉलिटिकली डेट्रीमेंटल हो सकता है। दैट्स द रियलिटी राहुल देव जी, दैट्स द रियलिटी। ओनली 3 पीपल, सुधांशु जी, राहुल देव जी एंड अनुराग भदौरिया। राहुल साहब, मैं नहीं समझ पाता कई बार अक्सर कि हम लोग ऐश्वर्य, जिन लोगों को इतने गंभीर विषय पर हमें बुलाना चाहिए, आपको बुलाना चाहिए, जो सचमुच इस पर अच्छी बात कर सकते हैं, कुछ रोशनी डाल सकते हैं, कुछ हमारी समझ में बढ़ोतरी कर सकते हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया जाता? और वो लोग बुलाए जाते हैं जिनके बारे में मालूम है कि वो क्या कहेंगे और कैसी तू-तू मैं होगी, ये आपको भी पता है। सर, समाजवादी पार्टी ऑफिशियल प्रवक्ता देती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ, एक मिनट जी, इस पर तो मैं जो भी लोग गुजारिश यहाँ बैठे हैं, कृपया ये बीच का छोड़ के इस मुद्दे पर आइए कि उस पर उनका क्या कहना है। मैं साफ कह रहा हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो रुख है ये बिल्कुल गलत है। वो अपने आप को भारत की मुस्लिम महिलाओं के भविष्य की बाधा के रूप में पेश कर रहे हैं। वो इतिहास के विरुद्ध जा रहे हैं, वो भविष्य को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उनको दूसरी जगह, दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों से भी कुछ सीखना चाहिए जहाँ पर इस तरह के नहीं होता। वहाँ पे ज़्यादा प्रगतिशील मुस्लिम नेता भी हैं और वहाँ पर राजनीति भी होती है। उनको क्यों नहीं देखते वो? तो इस पर आदिल हसन जी अभी नहीं बोले, जो एक हम कहेंगे मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग है, उनको बुलाइए। I understand, आप but उन these मुस्लिम politicians, महिलाओं को बुलाइए जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। वो था सर, वो सारी महिलाओं को मैंने बुलाया और एक एक महिला ने कहा। क्या मैम बोली? शुक्रिया सर, आप यहाँ पर बैठकर बता रहे हो कि किसे बुलाना चाहिए, किसे ज्ञान है और किसे नहीं ज्ञान है। तो मैं ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कर्नाटका में विधानसभा इलेक्शन हो रहा था और यही भारतीय जनता पार्टी और इनके लोग वहाँ हलाल और हिजाब कर रहे थे, वहाँ लड़कियों के नकाब हटा रहे थे, स्कूलों में जो नकाब पहन के जा रहे थे उनका विरोध कर रहे थे, उनका जो अपना पर्सनल चॉइस है उसका हनन कर रहे थे। तब आपको शायद समझ नहीं आया होगा। मैं महिला हूँ और इसलिए मैं यहाँ पर तेजी से बोल रही हूँ
राइट नहीं है कि आप निर्देश दें कि थोड़ा अच्छे लोगों को बुलाइए, थोड़ा ज्ञानी लोग को बुलाइए? वो आपको नहीं कह रहे हैं, डोंट गेट पर्सनल अबाउट इट। प्रवक्ता के ऊपर भी मैं थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहती हूँ। ये कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों के ऊपर बोलने का हक। राहुल जी आ रहा हूँ, इनको शायद पता नहीं है कि बिहार में सबसे ज्यादा विधायक हमारी पार्टी के हैं। इनको शायद पता नहीं है कि बिहार में जो 10 में से जो आपको एक दिन बिहार पे डिबेट करनी है मैम, उनके साथ मैं करा दूं। बस 10 सेकंड ले रही हो, क्योंकि बड़े भाई ने यहाँ कमेंट किया। अच्छा बोलिए। 40% हो गए विधान परिषद में मुसलमानों को, हमने विधान परिषद में भेजा हुआ है। आपने सब कुछ किया है मुसलमानों के लिए, आरजेडी ने मान लिया। नाउ कैन आई कैरी ऑन विद माय डिबेट? थैंक यू। अनुराग भदौरिया जी, राहुल देव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हैदराबाद से आ जाते होगे। सुधांशु जी देख रहे हैं विपक्ष की परतें खुल रही हैं, विपक्ष की परतें खुल रही है, एक परतें खुल रही है। बोलिए अनुराग जी। राहुल जी आ रहा हूँ, बोलिए अनुराग भदौरिया जी, आप बोलना है टॉपिक पे। सर बोलिए। ऐश्वर्या जी, सर बोलिए। ऐश्वर्या जी मुझे नहीं 2 मिनट मुझे दीजिए, पहले मैं अपनी बात कह लूंगा, लास्ट 1 मिनट में आपके टॉपिक पे बोलूंगा। अगर आप ईमानदारी ये क्या हिसाब हुआ? नहीं देना है आपको, एजेंडा चलाना तो बोल दीजिए। नहीं एजेंडा नहीं, डिबेट तो मेरी चलेगी ना, आपकी थोड़ी चलेगी। ये बताइए, नहीं सुन लीजिए ना, तो मुझे 2 मिनट दीजिए। बोल चुके हैं 1 मिनट अपनी बात कहूंगा, 1 मिनट में आपके मुद्दे की नहीं कहेंगे आप। सुधांशु आप टॉपिक पे बात करेंगे क्या कि यहाँ पे नहीं, आप टॉपिक पे बात करेंगे, आप कर चुके इधर उधर की बात। खुर्रम नगर के बच्चे, छोटे बच्चे, आप टॉपिक पे बात कीजिए। मुझे बोलने दीजिए 1 मिनट, उसके बाद 1 मिनट में आप 30 सेकंड्स चलिए। अबराम क्या है यार, सोशल मीडिया का मैंने बोला था राहुल सर, ये होता है सोशल मीडिया। मुझे बोलने दीजिए, जनता की बात कर रहा हूँ मैं, अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो करिए ना, मैंने कब मना करा? सही प्लेटफॉर्म पे करिए। घर के बाहर बैठे हैं, रातों में खाना नहीं बन रहा है, रात भर लोग बाहर। सुधांशु जी आ रहा हूं। सुधांशु जी आपको तकलीफ, जिन्होंने आपको वोट दिया था, कह रहे थे हमने जिताया था, आप उनके बारे में दर्द, हम वो सवाल उठा रहे हैं, तो आप कह रहे टॉपिक पे नहीं बात कर रहे हैं। मतलब किसी का घर उजड़ रहा है, हिंदुस्तानी है, अपना खून है ये, और उनका घर उजड़ रहा है तो मुझे दर्द हो रहा है, और आप टॉपिक की बात कर रहे हो। शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। ये टॉपिक नहीं है जिसका घर उजड़ जाए, जिसके बच्चे बेघर हो जाए, जो रोड पे आ जाए, अगर उसकी आवाज उठाता तो कह रहे टॉपिक पे बात करो। आज आपको टॉपिक नजर आ गया, उस समय नजर आया जब हाथ जोड़ के वोट मांग रहे थे, वोट दे दो, वोट दे दो। अनुराग जी जिंदाबाद। ये हाथ जुड़े हुए दिखाऊंगा आपको टॉपिक पे बात, जब अगले 27 अभी 27 कमाल की बात कर, अभी जब आप उत्तर प्रदेश में इलेक्शन पे मुसलमानों और महिलाओं की बात करोगे ना, तो यही हाथ जोड़ा वीडियो आपके, क्योंकि आपको ट्वीट से इन्फ्लुएंस होना है राहुल जी, इनको अपने सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होना है। सुधांशु जी आ रहा हूं, ये आपके ट्वीट पे रिपब्लिक से ऑफिशियली ट्वीट, ये देखो, समाजवादी पार्टी नेता ये बोलते हैं जब मुसलमान महिलाओं के हक की बात होती है तो इनको सारी बातें करनी है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे एक सवाल नहीं कर सकते कि क्यों आप खिलाफ जा रहे हैं, क्यों आप सवाल कर रहे हैं। अगर मुसलमान महिलाओं को तलाक के बाद भत्ता दिया जा रहा है तो अनुराग भदौरिया बोल देते आप कि ऐश्वर्या मैं नहीं बोलूंगा इस पे, मैं छोड़ रहा हूं डिबेट। बोलने दो, आपको नहीं बोलना तो मत बोलिए, बोलिए कि आप डरते हैं, बोलिए कि आप टिप्पणी तक नहीं कर सकते, बोलिए कि आप मुसलमान महिलाओं के हक के लिए नहीं खड़े हो सकते। कम से कम जनता देखे तो कि क्या हो रहा है भारत में। हम लोग सुन तो लीजिए, बोलिए। आप रनिंग कमेंट्री कर रहे हो तो क्या बोले बताओ? इतनी देर से आप क्या कर रहे हैं? मौका कहां दे रहे हो? अब मुझे बोलने दो। मैंने कहा हम सर्वोच्च न्यायालय को मानने वाले लोग हैं, फिर महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं। हमने जब बिल पास हो रहा था तब भी बोला था कि आप उनका आरक्षण की बात कीजिए, आप मुस्लिम महिलाओं की भी जो पिछड़ी उनके आरक्षण की बात कीजिए, आप यहाँ ओबीसी महिलाओं आरक्षण की बात कीजिए। तब इनके मुंह में दही जम गया था। मैंने कहा था महिला आरक्षण आज ही लागू कर दीजिए, तो कह रहे हैं 2029 में करेंगे। ये महिलाओं की बात करेंगे जिनके सरकार में महिलाओं को रोड पे घसीटा गया हो, इनके मुंह में दही जम गया था। ये महिलाओं की बात करेंगे जो मणिपुर में जिन महिलाओं के साथ अन्याय हुआ चुप बैठे रहे। ये महिलाओं की बात करेंगे जहां पे हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ। ये महिलाओं की बात करेंगे जहां बीएचयू में बेटियों के साथ अन्याय हुआ। ये क्या महिलाओं की बात करेंगे? ये वो लोग हैं जो महिलाओं पे नहीं, जब मुद्दों की बात करते तो भागने लगते हैं। हम तो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करने वाले लोग हैं। इनसे पूछिए कि जो जिनके घर उजड़ रहे हैं उनके बारे में क्या बोल रहे हैं। एक बार सुधांशु जी जवाब देंगे आपको, राहुल जी आ रहा है, मुस्लिम भी है तो बोलिए ना कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे वो महिला हमारी जो अपील कर रहा है मुसलमान महिलाओं को भत्ता मिलने के खिलाफ, वो गलत है। समझ में आ रही है। अनुराग भदौरिया बोलिए, आपसे निवेदन है राहुल जी, बोलिए ना। हम सब समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप ये तो ज्ञान मत दीजिए किसको बुलाएं किसको नहीं बुलाएं। सुधांशु जी को क्यों बुलाया गया है? इनके महिलाओं के से क्या लेना देना, जरा पूछिए आप। ये तो महिलाओं को सम्मान नहीं करने वाले लोग पार्टी हैं। इनको क्या लेना देना? महिलाएं रोड पे बैठी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सारी महिलाएं रोड पे बैठी हैं, रोड पे बैठी हैं। उनका दर्द इनको नहीं है, उनके बारे में
बात नहीं कर सकते? क्या वो महिलाएं नहीं है? अच्छा ठीक है ना, डिबेट डिटेल राहुल सर आ रहा हूं, राहुल सर आ रहा हूं सर, आई गिव यू फुल टाइम। सुधांशु त्रिवेदी पे बोला गया, वो जवाब दे रहे हैं, देन आई एम कमिंग टू यू राहुल जी, देन आई एम कमिंग टू यू, आई कैन सी योर फिंगर, आई कैन सी योर फिंगर सर, मैं आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, थैंक यू। हाँ आदिल जी को भी रखिए। मैं भदौरिया जी की बात बता देना चाहता हूं कि मैं बता रहा हूं वो घटना है संवेदनशील, उसमें कानूनी और संवेदनशील दोनों दृष्टियों से सरकार बात कर रही है। मगर शर्म की बात, आने की बात, अनुराग भदौरिया, अगर आपके मन में इतना दर्द है तो आपको जाके वहां उनका समर्थन करना चाहिए था, सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करना चाहिए था, ना कि डिबेट में आके बैठना चाहिए था। और मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को, अनुराग भदौरिया उस सीट से चुनाव लड़ चुके सपा प्रत्याशी के रूप में, बुरी तरह हारे थे। इस बार बाई इलेक्शन में इनकी पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया, इनको टिकट के लायक नहीं समझा, रविदास मेहरोत्रा को टिकट दिया, रविदास मेहरोत्रा भी हार गए। अब रविदास मेहरोत्रा वहां पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनको सपा की अंदरूनी राजनीति में अपना स्कोर सेटल करना है, इसलिए वहां पर जाकर उनके पक्ष में करिए, हमारी सरकार है, धरना प्रदर्शन करिए, उसके बजाय टीवी डिबेट पे आके बोल रहे हैं। ये अपनी विधानसभा में अपनी पार्टी के द्वारा नकारे जाने के बाद अपनी निजी राजनीति में एक संवेदनशील घटना का प्रयोग कर रहे हैं। अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, हाथ मत नचाओ मेरे भाई, वहां से विधानसभा के प्रत्याशी रहे हो, उस विधानसभा का विषय उठा रहे हो राष्ट्रीय चैनल पे, तो जाकर उनके साथ बैठना चाहिए, टीवी डिबेट में आकर नहीं बैठना चाहिए था। और 4 बजे जब यह विषय डिस्कस हुआ था, आपको कह देना चाहिए था मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वो है, मैं डिबेट पे नहीं जाऊंगा, मुद्दे बैठूंगा। यह है नौटंकी आपकी, मैं कह रहा हूं यह है आपकी नौटंकी, क्योंकि सपा की अंदरूनी राजनीति में आप अपना स्कोर सेटल करना चाह रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने उस प्रदर्शन के लिए आपको अधिकृत नहीं किया, आपकी तरफ से जो विधायक के प्रत्याशी थे जिनको आपकी जगह टिकट दिया गया उसने अधिकृत किया था। अब आइए मुद्दे के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बारे में कैसे बोलेंगे। अब मैं यह भी पूछना चाहता हूं, जो लोग बहुत ओबीसी की बात कर रहे थे, यह बताएंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कितने पसमानदा मुसलमान हैं? पूछिए, एक भी बनाया आज तक? हाँ, वहां नहीं बोलेंगे, अरे नहीं नहीं नहीं, वहां तो शेख और सैयद ही चलेगा। अरे पसमंदा की बात कह दो तो मुस्लिमों में डिवीजन की बात आ जाएगी। ना ना ना, वहां ओबीसी से कोई मतलब नहीं। फिर जब ओबीसी रिजर्वेशन बात कहेंगे मुसलमान तो ओबीसी है इसलिए उसको मिलता है, मगर जब पूछो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ओबीसी मुसलमान है, नहीं नहीं नहीं, वहां मत पूछो। वहां तो पूछेंगे तो डर करंट लग जाएगा। जैसे अनुराग भदौरिया जी और कंचना जी आखिर में आ गए मुसलमान पर, न जवाब था बौद्ध पे, न जवाब था जैन पे, न जवाब था क्रिश्चियन पे, और मुसलमान पर भी हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ी। एमआईएम वाले ने कह दिया 2 टिकट दिए थे, मैंने तो कहा था 110 टिकट दिखा के जाओ। गुजरात में 1 टिकट नहीं देते, महाराष्ट्र में 1 टिकट नहीं देते, उत्तर प्रदेश में 4 टिकट देते या 2 टिकट देते, और फिर आके बोलने लगते हैं। खैर, मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो विषय राहुल जी ने कहा, हमें इस विषय के ऊपर गंभीरता से बात करनी चाहिए, और यह एक प्रकार का संवैधानिक विषय है, तो उस संवैधानिक विषय के ऊपर सभी दलों को दलगत भावना से ऊपर उठकर ईमानदारी से यह बात करनी चाहिए। परंतु आज देश में स्थिति क्यों आई है? अगर आदिल हसन की पार्टी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया तो कैसे लगाया है? कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया फिलिस्तीन के पक्ष में, और उसके बाद सुनिए, इनके बुरहानपुर की कैंडिडेट ने मध्य प्रदेश चुनाव में हमास के समर्थन में नारे लगाए। केरल में कांग्रेस ने हमास के समर्थन में नारे लगाने के वीडियो शामिल हैं। इनकी नेता वोट जिहाद बोल चुकी हैं फर्रुखाबाद में। तो जब यह लगता तू डालडा मैं पात, तो आदिल हसन बैरिस्टर और सद्दुद्दीन ओवैसी कहते हैं अरे भाई तुम तो फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित करोगे तो हम जय फिलिस्तीन बोल देंगे, क्योंकि दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा है ना कि कौन बड़ा है। और मैं एक और गंभीर बात कहना चाहता हूं, क्योंकि राहुल जी गंभीर की बात कहते हैं, मैं राहुल जी आपसे भी कहूंगा पूरा देश सुने। सोचिए, एक वर्ग से कहा जा रहा है तुम फिलिस्तीन तक जुड़े रहो। इस चुनाव में एक बाकायदा ट्रेंड चला, ऑल आई शुड बी ऑन रफा, यानी रफा से जुड़े रहो। दूसरे से कहा जा रहा है अयोध्या से भी मत जुड़े रहना, कश्मीर से भी मत जुड़े रहना, मल्लापुरम में क्या हो रहा है आंख मूंद लेना, धुबरी बरबेटा में क्या हो रहा है आंख मूंद लेना, मालदा में क्या हो रहा है आंख मूंद लेना। दूसरे से कहा जा रहा फिलिस्तीन तक जोड़ के रखना। जैसे नाम है इत्तिहादुल मुसलमीन, एक को मुत्तहिद रखना है, 20% को जोड़ के रखना है, और 80% को टुकड़े टुकड़े करके रखना है। उत्तर दक्षिण में कर्नाटक के कांग्रेस के मंत्री ने बोला था ना कि उत्तर भारत से अलग हो जाना चाहिए, टैक्स रेवेन्यू ज्यादा जा रहा है। तो तमिल और हिंदी में कंचना जी याद करिए, डीएमके के नेता ने कितना घटिया शब्द बोला था बिहारियों के लिए, तेलंगाना के मंत्री ने कितना घटिया शब्द बोला था बिहारियों के लिए। ना 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 ना, वो तो सुनते रहो, गालियां सुनते रहो, मैं तो वो शब्द बोलना नहीं चाहता जो उत्तर भारतीयों के लिए बोला गया, मगर साथ रहो, सत्ता के लिए साथ रहो।
फिर हिंदी तमिल में लड़ते रहो, मराठी उत्तर भारतीय में लड़ते रहो, पंजाबी बंगला में लड़ते रहो, सामान्य और दलित में लड़ते रहो, अगड़े पिछड़े में लड़ते रहो, और उधर फिलिस्तीन तक जुड़ते रहो, उधर हमास तक जुड़ते रहो। यह गंभीर टेक अवे है इस इलेक्शन का, और देश के प्रबुद्ध लोगों को इसे गंभीरता से समझना चाहिए। राहुल देव जी, एंडिंग कमेंट्स। अनुराग जी आ रहा हूं, कंचना जी आ रहा हूं, क्विक। राहुल सर। देखिए पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि कुछ कमेंट करने को कोई फायदा है, क्योंकि किसी को विषय पे बात करनी नहीं है। सुधांशु भी सारी दुनिया के मुद्दे उन्होंने उठा लिए, पूरे देश के मुद्दे उठा लिए, लेकिन इस पर नहीं आ रहे। और बाकी हमारे दो मित्र, मैं तो उनसे सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और मनुष्य मात्र के लिए, उसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है, उनकी हर तकलीफ के लिए दर्द लोगों औरों को भी है, सिर्फ आपको नहीं है। बिल्किस बानो पर बीजेपी की चुप्पी पर दर्द मुझे भी बहुत है, और मेरे पास हजार बातें हैं जिन पर मैं बीजेपी से सवाल करना चाहता हूं। लेकिन सवाल यह है कि आज यहां पर आप दोनों में से किसी एक ने भी इस फैसले पर, मुस्लिम महिलाओं के लिए जो फैसला आया है उस पर, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो फैसला दिया है उस पर, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया है, जो उसने बयान जारी किया है, एक शब्द आप लोगों ने नहीं बोला इतनी देर से। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, ये आप ही को अकेले दर्द है क्या? आप ही को सारी दुनिया की समझ है क्या? मजाक है ये? आप इस विषय पर क्यों नहीं बोल रहे हैं एक शब्द? पॉइंट टेकन। ओके, अनुराग भदौरिया जी बोलिए, एंडिंग कमेंट्स 45 सेकंड्स। अब तो बोल दीजिए टॉपिक पे। मैंने राहुल जी आपसे पहले ही बोला था, क्योंकि सुधांशु जी, अगर किसी का घर उजड़ रहा हो सबसे बड़ी खबर ये होती है, किसी का घर जा रहा हो, पूरे घर के घर, मोहल्ले के मोहल्ले रो रहे हैं, रात भर सोते नहीं हैं। मुझे दर्द है, क्योंकि मेरी विधानसभा है, ये वहाँ से जीते हैं लोकसभा, इसलिए इनको अवगत करा रहा हूँ, क्योंकि इनके तो कान में जूं नहीं रेकेगा, इन्हें मतलब नहीं है। कोई बिलख रहा है, बिलखने दो, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, अनुराग, सारी महिलाएं हैं, उन महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा है। ये अनुराग बात करना चाहते सर, बोलिए, ये ऐसे रुकते नहीं। अनुराग भदौरिया, यहाँ पर तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के घर को उजड़ने से, उनकी जिंदगी को उजड़ने से बचाने वाला फैसला आया है। इस पर आपको एक शब्द क्यों नहीं निकलता? That's right. सर, क्योंकि डर है ना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे टिप्पणी तक नहीं कर सकते। बोलिए अनुराग जी। जाते हैं, ये सुधांशु जी का चरित्र चेहरा है क्या कि जीतने के बाद भूल गए? यार ये सर कुछ नहीं हो सकता। शायद यू आर राइट टुडे, आई वाज रॉन्ग इन चूजिंग। अगर आपके लिए सर यू आर राइट टुडे, आई एम रॉन्ग। सुधांशु जी मैं आ रहा हूं, कंचना जी बोल रहे हैं। थैंक यू अनुराग जी। मैं प्रोफेसर साहब सच में थैंक यू। प्रोफेसर सर से पूछना चाहूंगी कि यही इसी देश में था मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, जिसका 55% बेनिफिशियरी मुस्लिम महिलाएं थी सर, हायर एजुकेशन में। बंद कर दिया इन्होंने। अगर इतने ही रक्षक है ये ठेकेदारी नहीं छोड़ेंगे कभी। कोर्ट ने करा, बीजेपी ने नहीं किया। कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं हम, और महिला में इक्वालिटी का सम्मान करते हैं हम, वो चाहे किसी भी कास्ट और कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन से हो। इसलिए हम कहते हैं कि भत्ता क्यों नहीं मिलना चाहिए, हमने कहा यहाँ पर आपका। लेकिन आप जो सुनना चाहते हो कि हम बैठकर किसी को गाली नहीं क्यों करना है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सवाल नहीं पूछ सकते ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कि आप क्यों अपोज कर रहे हैं। मुसलमान तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता क्यों नहीं मिलना चाहिए? तलाकशुदा मुसलमान महिलाओं को भत्ता क्यों नहीं मिलना चाहिए? आरजेडी एज अ पार्टी, समाजवादी एज अ पार्टी क्यों नहीं पूछ सकती? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। बेनिफिशियरी मुस्लिम महिलाएं थी, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। आप सब अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ओवर एक्सपोज कर रहे हैं। जनता डिसाइड करेगी, लेट द पीपल डिसाइड। सुधांशु त्रिवेदी, लास्ट 30 seconds and I'm ending. And राहुल जी, you were right today. मैं कह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, वहां पर जो लोग मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूं, प्रभावित हैं वो सिर्फ महिलाएं नहीं, महिलाएं पुरुष बच्चे सब हैं। उनको कानूनन अधिकार है, वो कोर्ट जा सकते हैं। मगर मुस्लिम महिलाओं को कानूनन अधिकार नहीं था। हमें नहीं कुछ। और सुनिए कंचना जी, मैं आपसे एक बात कोट करना चाहता हूं। कर्नाटक की सरकार ने, मैं टॉपिक पे कह रहा हूं आपसे भाई, अरे मैं अनुराग जी के लिए कह रहा हूं। राहुल जी राइट है और हम गलत क्यों नहीं है? वो अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के बारे में। लेवल क्यों कर रहे हैं? कौन कर रहा है सब? मैंने आपका नाम तक लिया। यू आर टेकिंग पर्सनल, डोंट गेट पर्सनल मैम। राहुल जी इज राइट बिकॉज क्योंकि राज, अच्छा आप मुझे बचा, ठीक है आप बताएंगे। आई एम एक्सटेंडिंग। सुधांशु जी एक मिनट, ओनली 60 सेकंड। सुधांशु जी ठीक है, आप बताइए मुझे आरजेडी का क्या पक्ष है इस पर, ऑफिशियल बताइए मुझे। यू आर दी आरजेडी स्पोक्सपर्सन, आप आरजेडी की प्रवक्ता हैं, बताइए मुझे आरजेडी का स्टैंड। मैम बताइए ना मैम, प्लीज हो जाइए मैम, बताइए।
सच ये है जी मैम। कि महिला किसी भी रिलीजन से हो, महिला किसी भी कास्ट से हो, सबको इक्वलिटी का हक है, चाहे वो भत्ता हो, चाहे वो रोजगार हो, आपके चाहे वो नेता नौकरी बोलेंगे हो, मैम। चाहे लाइफ हो। नेता बोले तो नेता को बुला लेते यहाँ पर मेरे नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नेता को बुलाकर यहाँ डिबेट करवा नहीं, लेते। नेता से मैं बात नेता करेंगे को हमारे बुलाकर रिपोर्टर यहाँ debate प्रकाश करवा गए मेरे रिपोर्टर नेता वहां को पे, बुलाकर debate आप टेंशन मत लीजिए। राहुल जी is right, we are नहीं, wrong. राहुल जी इज राइट, We don't have क्योंकि any- समाजवादी पार्टी को आने रखिए, एक शब्द नहीं बोल सकती समाजवादी हक पार्टी। नहीं है। अनुराग जी, यहाँ पर बुलाने का आपको हक अपने नहीं सपा है। की राजनीति करनी है, विधानसभा की तो करिए, अरे सारी बात बोलिए, एक शब्द नॉट बोल सकते हैं, ऑन द कॉस्ट ऑफ तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का घर उजड़ रहा है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के मुंह में दही जम जाता है, उनको दुनिया भर का टॉपिक बनना है। हम लोग महिलाओं नहीं करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, फाइनल आंसर। सुधांशु जी, लास्ट 30 सेकेंड्स। देखिए, कंचना जी और अनुराग भदौरिया जी के मुंह में दही जम जाएगा। उन्होंने कहा महिलाओं को, तो मैं पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, 4 बीबी, हम इन चारों के खिलाफ हैं। आपकी हैसियत हो तो बोल दीजिए। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, कर्नाटक की सरकार ने SC/ST फंड का 37% डाइवर्ट कर दिया अपने चुनावी वादों को पूरा करने में। कंचना जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अनुराग भदौरिया सुनो, ये चंद्रशेखर आजाद जो आपके गठबंधन के सहयोगी हैं और सांसद बने, उन्होंने ट्वीट किया है। अब बताओ, कांग्रेस सही है, चंद्रशेखर आजाद सही? बोलो। SC/ST का जैसे विषय आया तो फंड डाइवर्ट, जरूरत पड़ा तो माइनॉरिटी के लिए भी तमाम योजनाएं लागू कर देंगे। बोलो भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, बोलिए, आपका गठबंधन सहयोगी क्या कह रहा है? हमारी बहनें जो रोड बोलो भाई, मैंने तो आपसे कहा ना, उनके दर्द को थोड़ा बांटिए ना। वहां पे सिर्फ बहनें नहीं है, वहां बच्चे भी हैं और भाई भी है, वो कोर्ट जा सकते हैं। मगर जिस विषय पे बात हो रही थी, वहां महिलाओं का कोर्ट में जाने का ऑप्शन बंद था, जिसपे आपके मुंह से दही जम गया। दे आर एक्सपोज्ड। और मैं दोबारा कह रहा हूं, कंचना जी, इट्स नॉट पर्सनल, आप बात समझिए, इट्स नॉट पर्सनल एट ऑल, नो। ये आपके राजनीतिक, ये थैंक यू वेरी मच आप सबका, लेकिन राहुल जी, मैं ऑफिशियली दोबारा कह रहा हूं, यस यू आर राइट। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी, क्या एक बार बोली अनुराग भदौरिया, माइक निकाल दीजिए, प्रोफेसर हैं आप, ओनली मी विद 60-40, थैंक यू। राहुल जी वाज राइट, वाई? मुझे बताइए ना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसकी खिलाफत कर रहा है? जिन मुसलमान महिलाओं को तलाक दे दिया गया, उनको भत्ता ना मिले, इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपील कर रहा है। अंडरस्टैंड दिस। मैं सारे राजनीतिक दलों से सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, और इसीलिए मैंने पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था कि व्हाट्स योर स्टैंड? दे स्टैंड एक्सपोज्ड, और ये आपको देखना है कौन कहां पे खड़ा है। थैंक यू वेरी मच। यू विल डिसाइड, नॉट एनीवन एल्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।